हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम मेंस में कम से कम 2 सवाल तो इस चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। नीट के अंदर भी 4 सवाल, 3 से 4 सवाल आप मान के चल सकते हो कि इस चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। और अगर एडवांस की बात की जाए बच्चों तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके, दोनों को मिला के कम से कम 4 से 5 सवाल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, एक चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएचएम के कॉन्सेप्ट, पुराने सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। और जो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी अच्छे खासे लेवल के होंगे। ठीक है, तो आइए बड़े प्यार से इस चैप्टर को देखते हैं। आपने यह देखा है, ये इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है बेटा, 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में हम जो बात करेंगे, वो किसके अंदर बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। क्या बोला बच्चों में? जो चार्ज रेस्ट पे होगा, जो चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसके हम लोग जो डील करेंगे वो किसके अंदर हम बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग जो चार्ज रेस्ट पर है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो चार्ज लिखा है आपने, चार्ज होता क्या है बेटा? चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है, करता नहीं बोलूंगा, कर सकता है, और खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो क्या बोला बच्चों में? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस, क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये किसी भी प्रॉपर्टी, ये जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और खुद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बेटा आपका अगर कोई चार्ज पार्टिकल वो रेस्ट पे है, मतलब उसके पास किसी भी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओनली क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट होगी उससे अगर मूव कर रहा है तो अपने चारों तरफ वो प्रोड्यूस करेगा बच्चों इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को वो प्रोड्यूस करेगा। और यही चीज अगर कोई चार्ज पार्टिकल है बड़ा, वो v स्पीड से जा रहा है जो कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा एंड ऑल्सो प्रोड्यूस EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो रेडिएट करेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पे बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, तो अपने चारों तरफ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा। ये खैर बात की बातें हैं, इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आपका चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, और अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और उसी को हमने नाम दिया है मेरे बच्चे, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया है। उसी को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया है। आगे बढ़ते बच्चों, जो आपका जो चार्ज है, चार्ज दो तरह के होते हैं बच्चों, चार्ज दो तरह के होते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज। बड़ा पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जाम्पल है वो प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज का जो एग्जाम्पल है बेटा वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों, कमी होती है। और कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। खैर वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर देख लेंगे, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको कहीं कहीं बुक में CB से लिखा गया है, कहीं कहीं बुक में इसको C से लिखा गया है। ठीक है, और अगर इसकी CGS यूनिट की अगर देखा जाए, CGS यानी कि CGS यूनिट देखा जाए तो बेटा ये होता है 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलम। यहाँ पे ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 1 कूलम होता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं बच्चों तो आपको पता लग गया होगा इसके जो डायमेंशन है। हमने जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी तो उनमें जो आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, तो चार्ज जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बेटा वहीं से हमको पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, Q/T होता है। तो Q कितना हो गया, I × T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे I1 एंड T1। I1 T1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते बेटा, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो आपकी चार्जेस हैं और चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, आ जाइए बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसको हम नॉर्मली जोड़ भी सकते हैं, नॉर्मली घटा भी सकते हैं। वेक्टरली अलजेब्रिक सम एंड सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। 2 + 2 4, 4 - 2, तो इस तरह का नॉर्मल जोड़ना गुणा, नॉर्मल जोड़ना और माइनस करना आराम से इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होगा मेरे बच्चे, वो चार्ज इज अ क्वांटाइज। आपका चार्ज क्या होगा बच्चों, क्वांटाइज जो होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। सपोज मान लीजिए बच्चों ये आपकी एक बॉडी ये रही, इसको मैंने बोल दिया बॉडी A, और ये आपकी दूसरी बॉडी है जिसको मैंने बोल दिया B बॉडी। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। इसी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है बच्चों। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए और 10 प्रोटॉन रह गए, और यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन आ गए और 10 प्रोटॉन रह गए। तो बेटा ये बी वाली जो बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में होता है वो बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये बी बॉडी आपके लिए कौन सी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी बच्चों। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया बच्चों कि ये बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है ना। तो हम बोल सकते हैं ये बॉडी जो है आपकी कौन सी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये बॉडी कौन सी चार्ज है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो बेटा मैं एक बात यहाँ पे और डिफाइन करूंगा, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगी? जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। जिस बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। आप यहाँ पे देखें बेटा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो पूरा ट्रांसफर होगा। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कभी ट्रांसफर नहीं होगा, वो पूरा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए तो बेटा किसी बॉडी पर क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो उस बॉडी पर कितना चार्ज आया उसको बताते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो 1e, 2 किया तो 2e, 3 किया तो 3e, 4 किया तो 4e। ठीक है, मैंने मान लिया बेटा n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो जिस बॉडी पर ट्रांसफर हुए हैं या फिर जिस बॉडी से आपने ट्रांसफर किया, सपोज आप ये मान लो जिस बॉडी से ट्रांसफर किए हैं, मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मेरी बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। मेरी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो n। तो मेरी बॉडी पर कितना चार्ज आ गया? n इंटू ई चार्ज आ गया प्लस का। और जिस बॉडी को आपने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा उसकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। नेगेटिवली चार्ज हो गई तो बेटा मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस n इंटू ई। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब यही होता है। तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन एनी बॉडी will be integral multiple of basic unit of charge। बेटा यहां से आपको एक बात और सीखने को मिली है इस प्रॉपर्टी से कि जो ये E है ये आपका क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। मतलब सब चार्ज की सबसे छोटी यूनिट ही क्या है? ई। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट ही क्या है? ई है, ये ई। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट अगर पूछ ले जाए चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ही होती है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के कूलम होती है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, मैंने आपको बताया था बेटा। जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, वो बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जो बॉडी पर आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये दो प्रॉपर्टी तो आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं, तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज आपने पहले से पढ़ रखी है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चे। और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस जो है बेटा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आप बोल सकते हो प्लस प्लस माइनस माइनस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मेरे बच्चे। आई थिंक आपको ये चीजें सारी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करो बेटा, यहां लिख दूं फोर्थ प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ रहा होगा आपको। बेटा ये है कि मान लीजिए मार्कर है, ये इस पर 10 कूलम चार्ज है। सपोज 10 कूलम चार्ज है और इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। बड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ? 10 की जगह मैंने मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। तो इस पर इसकी स्पीड कितनी ही हो, इस मार्कर पर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? 10 कूलम ही रहेगा। इसका मतलब
जो चार्ज है डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी पर, ऑन इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। बड़ा ये चार प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा जगह बची है तो मैं पांचवी प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं यहां पे। पांचवी प्रॉपर्टी, चार्ज जो होगा, आइसोलेटेड सिस्टम बोल दो या फिर बेटा बोल दो, इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहने वाला है, पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहने वाला है। मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है बच्चों, यहाँ पे 1 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम ये था, ठीक है। अब मैंने इसको बॉक्स को ऐसे ऐसे मतलब इस सिस्टम को हिला दिया तो बच्चों ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 3 कूलम, यहाँ पे आ गया बेटा 2 कूलम, तो यहाँ पे x कितना होगा। तो आपसे पूछा जाए कि ये x की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा आपको नॉर्मली इसको जोड़ सकते हो। तो 1 + 2 कितना 3, 3 - 3 कितना 0, मतलब इस पर किसी भी, इस पूरे सिस्टम पर जो नेट चार्ज है वो 0 कूलम है। बेटा एक काम करो, इसको 1 कूलम कर दो यार, है ना, 1 की जगह इसको 3 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 - 2 2 कूलम इस पर नेट चार्ज है, तो इस पर भी टोटल कितना चार्ज होना चाहिए, 2 कूलम होना चाहिए। इज इक्वल टू 3 + 2 कितना 5, 5 + x, तो मेरे बच्चे x की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, -3 कूलम। तो यानी कि यहाँ पर इस पर आपका कितना चार्ज होना चाहिए, -3 कूलम। बड़ा चेक कर लो, इस टोटल कितना आ रहा है, 2 कूलम चार्ज आ रहा है, इसका भी टोटल कर सकते हो। -3 है तो -3 + 3 0, और टोटल कितना चार्ज 2 कूलम, यानी कि चार्ज आपका हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इस प्रॉपर्टी को आप एक चीज और समझ सकते हैं मेरे बच्चे, वो क्या है, ये NaCl है, इसको, ये नमक है बेटा, इसको आपने पानी में घोलोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये Na+ हो जाएगा प्लस और Cl- हो जाएगा। NaCl की बात करूं तो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यहां पे जो चार्ज है मेरे बच्चे वो कितना है, 0 है। तो यहां पर कितना चार्ज आ गया, यहां पर +E चार्ज आ गया, यहां पर कितना चार्ज आ गया, -E चार्ज आ गया। अगर इन दोनों को मिला के देखोगे तो नेट चार्ज कितना हो गया मेरे बच्चे, नेट चार्ज अभी भी 0 हो गया। भले ही आपने प्लस क्रिएट कर दिया, माइनस क्रिएट कर दिया, लेकिन नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया ना बेटा, 0 होगा, क्योंकि इसका पहले चार्ज कितना था, 0, तो बाद में भले आपने प्लस क्रिएट कर दिया, माइनस क्रिएट, तो जितना प्लस क्रिएट करोगे उतना ही आपका माइनस भी क्रिएट होगा। तो नेट चार्ज तो क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। चार्ज क्या है मेरे बच्चे, कंजर्व्ड है। तो यहां तक मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। बेटा एक छोटी सी प्रॉपर्टी और मैं लिखना तो नहीं चाहूंगा, डायरेक्ट बोल देता हूं। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब वहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बेटा उस बॉडी का थोड़ा सा मास तो बड़ा ही होगा यार, थोड़ा सा मास तो बड़ा ही होगा। तो आप बोल सकते हो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है वो हल्का सा ज्यादा होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है वो हल्का सा कम होता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना आपको। आई थिंक आपको यहां तक की बात सारी क्लियर हो गई हो। इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा हम एक छोटा सा सवाल सोल्व करते हैं। बेटा वो छोटा सा सवाल यह है कि 10⁻10 अल्फा पार्टिकल इजेक्टेड बाय बॉडी पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 10⁻10 अल्फा पार्टिकल किसी बॉडी से क्या हो रहे हैं मेरे बच्चों, इजेक्टेड हो रहे हैं। देन आफ्टर हाउ मच टाइम, then after how much time body acquire 8 माइक्रोकूलम चार्ज, कितने टाइम बाद उस बॉडी ने 8 माइक्रोकूलम चार्ज को क्या कर लिया बच्चों,
एक्वायर कर लिया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया बेटा, ज्यादा टफ सवाल है नहीं। अब यहां पर देखो 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है हर सेकेंड में, तो यानी कि मेरी बॉडी में से 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पर सेकेंड, मतलब मेरी बॉडी पर जो चार्ज पर यूनिट टाइम आएगा वो कितना आ गया, 10 की पावर 10। ये तो 10 की पावर 10 हो गए। क्या अल्फा पार्टिकल, बड़ा चार्ज लिख रहे हो ना, तो अल्फा पार्टिकल यहां पर मैं आपको अलग से बता देता हूं। अल्फा पार्टिकल होता है He+2, मतलब कि हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो बड़ा इस पर चार्ज हो जाएगा 2। अबे 2 क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बड़ा जिस निकाले हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये तो चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल पे। तो ये हो गया मेरे बच्चे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना बेटा, 10 की पावर, ये सही है ना, हाँ 10 की पावर -19 पर यूनिट टाइम। तो ये कूलम पर सेकेंड, बड़ा ये जो भी है ये क्या है आपका, कूलम पर सेकेंड है। आई थिंक आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी बच्चों, है ना, ठीक है। तो कितने टाइम में आपको आपकी बॉडी ने 8 माइक्रोकूलम चार्ज एक्वायर कर लिया, तो बेटा टाइम निकालना है, टाइम को ले जाओ इधर, और चार्ज कितना एक्वायर कर लिया, 8, सो 8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो गया बच्चों। अपॉन टाइम इधर चला गया और ये वाला टर्म इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर, बड़ा यहाँ हो जाएगा -19 प्लस 10 माइनस का 9, ठीक है। तो ये किसको इक्वल कर दिया बेटा आपने, टाइम के इक्वल कर दिया। सो इसको सोल्व करने पर बड़ा एक काम करे डायरेक्ट लिख दो यार बच्चों में यार, है ना। तो ये आपका आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। आप लोग सोल्व करते रहे ना, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इसका आंसर होगा। आया नहीं आया समझ में? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप कर सकते हो कि एक बॉडी ने इस बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो उस बॉडी पे कितना चार्ज हुआ, फला फला, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे है हम जो बात करने वाले बच्चों वो ये है कि किसी भी बॉडी में से या किसी भी मैटर में से इलेक्ट्रिसिटी कितनी इजीली पास हो सकती है उसके बिहाफ पर उस बॉडी को या उस मैटर को बट हम 3 पार्ट पे कैटेगराइज करते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। बड़ा सेमीकंडक्टर को तो हमारा जो क्लास 12 का सबसे एंड वाला चैप्टर है वो हम वहां पे देखेंगे। अभी तो केवल हम लोग जो देखने वाले कंडक्टर और इंसुलेटर की छोटी छोटी बातें देखने वाले हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, छोटी सी बातें। देखिए बेटा कंडक्टर क्या होता है, सुनिएगा। कंडक्टर मेरे बच्चे, कंडक्टर के अंदर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़ा बहुत 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 ज्यादा होता है। अरे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये तो बताओ। बड़ा देखिए, ये मान लीजिए ये आपका कोई न्यूक्लियस है, इसका एक ये ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये बड़ा एक बॉन्ड से बंधे होते हैं यार, है ना। एक बॉन्ड से बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी, बेटा एनर्जी देने से ही ये इलेक्ट्रॉन है, ये हल्की सी एनर्जी से ही अगर ये फ्री हो गया तो बेटा हम बोलेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे बच्चे। ये क्या हो जाएगा आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वो घूमने फिरने के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही बेटा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाने में, एनर्जी को ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए। तो बेटा मैं बोल सकता हूं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बेटा रेस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसफर
चार्ज एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चार्ज को, एनर्जी को और इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और, कंडक्टर को जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर को कोई भी क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा बोलता हूँ, कंडक्टर को आपने कोई सा भी चार्ज दिया तो बेटा वो चार्ज जो है उसके अंदर नहीं रहेगा, वो सरफेस पर बिखर जाएगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि बेटा कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। मान लीजिए मैंने किसी कंडक्टर पे मैंने नेगेटिवली या कोई पॉजिटिवली, सपोज मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज उसको दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो बेटा वो क्या, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो बेटा वो पॉजिटिव चार्ज उठ करके इधर से उधर जाएगा, और ये भी इधर से उधर जाएगा। और ये इधर से उधर क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और यही तो रेस्पॉन्सिबल है एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाने के लिए। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने बॉडी को दिया था, ये कहाँ तक जाएंगे? जहां तक इनको रास्ता मिलता रहेगा वहां तक जाएंगे। और रास्ता कहां तक मिलेगा? कंडक्टर के सरफेस तक मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कंडक्टर को दिया गया कोई भी चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो कहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है, कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा सरफेस पर। तो हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज होगा विल बी distribute at surface of conductor, कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सा चार्ज बेटा? गिवन चार्ज। और किसको दिया है आपने? ये कंडक्टर को दिया है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा कंडक्टर के अलावा इंसुलेटर की। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है समझते हैं बच्चों। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है समझते हैं। सर जस्ट इसका उल्टा बोल दो यार, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। बेटा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। बेटा कम को मैं क्या लिख सकता हूँ? नेग्लिजिबल बोल दूँ? नेग्लिजिबल है, बहुत 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 कम है। मैं यूं नहीं बोल रहा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बहुत 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 कम होते हैं। तो बेटा बहुत 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 कम होते हैं, तो जो यहाँ पे बॉन्ड होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बहुत बहुत ज्यादा क्या होगा मेरे बच्चे? स्ट्रॉन्ग होगा। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उस बॉन्ड को इतना इजीली नहीं तोड़ सकते, और इजीली नहीं तोड़ सकते तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होंगी? नेग्लिजिबल होंगे, बहुत बहुत कम होंगे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बहुत कम होंगे तो बेटा चार्ज को, एनर्जी को और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर कि इंसुलेटर में चार्ज, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? बहुत बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन के बीच है जो बॉन्ड है बहुत तगड़ा होता है, और उसको इतना इजीली नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आप इंसुलेटर को आप चार्ज देते हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो वो रिपेल तो करेंगे लेकिन बेटा वो खिसकेंगे नहीं, वो मूव नहीं होंगे। वो मूव क्यों नहीं होंगे सर? वो मूव इसलिए नहीं होंगे बेटा क्योंकि
इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है तो बेटा उन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाया जा सकता, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाया जा सकता। क्या है आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर बेटा? मैंने जो बातें लिखी आप लोग लिखिएगा, जो मैंने बातें बोली है वो आप लोग लिख लीजिएगा। इंसुलेटर में किसी भी प्रकार का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाया जा सकता। इसका मतलब सपोज ये आपकी कोई इंसुलेटर है, बेटा मार्केट चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इंसुलेटर है कुछ इस तरह से सॉलिड है, आपने इसको कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बेटा रिपेल तो करेंगे लेकिन बेटा ये हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो बेटा जहाँ पर आपने चार्ज दिया था इंसुलेटर को या नॉन मेटल्स को या फिर हम बोल सकते हैं बेटा नॉन कंडक्टर्स को आपने जो चार्ज दिया था वो वहीं का वहीं रहेगा, हिलेगा तक भी नहीं। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर सकते हैं बेटा आगे के टॉपिक को। मैंने ये बातें इसलिए बताई क्योंकि बेटा यहाँ पे ना एक दो पॉइंट होते हैं। कंडक्टर को चार्ज दोगे तो बेटा वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इंसुलेटर को चार्ज दोगे तो बेटा वो उसका क्या होगा, जहां पर चार्ज दिया वो वहीं का वहीं रहेगा, वो मूव तक नहीं होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड ऑफ चार्जिंग का वो है बाय फ्रिक्शन। कैसे होगा, क्या होगा देखते हैं। बेटा आपके जो ड्राई हेयर हैं उनको आप रब कर दीजिए, किसके साथ? कॉम्ब के साथ रब करेंगे। ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ रब करेंगे। जैसे मेरे बच्चों आप इसको रब करोगे तो आपके ड्राई हेयर पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बेटा कॉम्ब पे आ जाएगा मेरे बच्चे नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से बेटा कोई ग्लास की रोड है, ग्लास की रोड को आप रब करेंगे बेटा सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे तो ग्लास की रोड पर आ जाएगा मेरे बच्चे पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के कपड़े पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना बेटा रब करने पर जितना चार्ज एक बॉडी पे पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पर आ जाएगा बेटा। एक चीज और, कैट की स्किन को एबोनोइट रोड से छड़ से रब करते हो तो कैट की स्किन पर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एबोनोइट रोड पे आ जाता है नेगेटिवली चार्ज। इसको बेटा बहुत सारे एग्जांपल से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। मतलब मेरा समझाना क्या है, मतलब मैंने आपको बता ही दिया। बचपन में आपने करा होगा बलून को इससे रब किया होगा, अपने बालों से रब किया होगा, और टेप आपने छोड़ दिया होगा तो पतली जो धारा आ रही है आप उसके नज़दीक ले जाएंगे तो धारा थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसके अलावा आपने एक काम किया होगा, अपने भाई बहन को क्या करा होगा, कुर्सी बिठाया होगा और उसको पाँव उसके ऊपर रखे होंगे और तौलिए से बेटा आप उसको मारे जा रहे हो, और कोई किसी को बुलाते हो उसको वो उसके हाथ लगाता है तो उसको झटका लगता है। तो ये सब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही एग्जांपल है। यहाँ पे जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे रहता है। जितना पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पे आएगा उतना नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे आएगा, और चार्ज किस पे रहता है? रेस्ट पे रहता है यार बेटा। इसलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं। तो ये तो पहला मेथड था। और मेरे बच्चे दूसरा मेथड है वो है कंडक्शन बाय कंडक्शन। इस कंडक्शन में क्या होता है समझिएगा बच्चों। बाय कंडक्शन में क्या होता है सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये आपका कोई एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज 2 3 4, ठीक है। और ये है इधर की तरफ आपका न्यूट्रल कंडक्टर। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। आपने इसको क्या कराया बेटा, इसके साथ आप क्या करवाओगे? टच करवाओगे।
आप क्या करवाना है, इसको इसके साथ टच करवाना है। जैसे टच कराओगे तो बेटा देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा जो ये बाकी के जो चार्ज है उसको क्या होगा, उसको जाने के लिए रास्ता मिल गया बेटा, देखो ना जाने के लिए रास्ता मिल गया, तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही हुआ तो आप इनको क्या कर दो बेटा, अब अनटच कर दो, इनको दूर दूर कर दो, सेपरेट कर दो बेटा, इनको क्या कर दो बेटा, सेपरेट कर दो। जैसे आप सेपरेट करेंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये आपने जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर था, अब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम इस कंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यूट्रल कंडक्टर को हम क्या करवा सकते हैं बेटा, चार्ज करवा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये आइडेंटिकल हुए, ये दोनों एक चार्ज कंडक्टर और एक न्यूट्रल कंडक्टर आइडेंटिकल हुए, तो आप क्या कर सकते हो, जितना चार्ज मतलब आइडेंटिकल हुए तो बेटा क्या होगा कि दोनों को जब आप सेपरेट करोगे तो बराबर बराबर चार्ज बट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बेटा चार, मान लीजिए देखो 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव सपोज है ना, 4 कूलम है, तो यार 2 कूलम इस पे आ जाएगा, 2 कूलम इस पे आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, आप चाहो तो इसको बेटा इसके अंदर बाय फ्रिक्शन में एक एग्जांपल और दे सकता हूं। बाय जो आपका वुलन क्लॉथ होते हैं उसको रब कर दो बेटा प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट के साथ, तो वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक की बॉडी पर आपका नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। ये तो कंडक्शन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थ्योरी लिखवाने की मुझे कोई अब जरूरत तो पड़ती है नहीं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते बेटा, अब मैं बात करूंगा बाय इंडक्शन। ठीक है बच्चों, मैं बात करूंगा आप लोगों से बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड देखिएगा बच्चों, बाय इंडक्शन। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे सुनिएगा बेटा। मान लीजिए आपने कोई एक चार्ज्ड रोड ले ली बेटा, ठीक है, 1 2 3, मतलब मान लीजिए आपने कोई एक चार्ज्ड रोड ले ली और इधर क्या है आपका न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज इस पर अवेलेबल नहीं है, मतलब नेट चार्ज अवेलेबल नहीं है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। आप स्टेप नंबर 1 में क्या करो, इसको इसके नजदीक लेके जाओ। जैसे आप इसको इसके नजदीक लेके जाओगे तो स्टेप नंबर 1 मैं करके बता रहा हूं बच्चों, आप इसको इसके नजदीक लेके जाओगे तो ये नजदीक लेके गया बच्चों, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा नहीं बेटा छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज लिया है आपने। तो ये न्यूट्रल कंडक्टर में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर के सारे इलेक्ट्रॉन उठ के बेटा इधर आ जाएंगे। सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर आए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बेटा ये कितनी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा मेरे बच्चे, स्टेप 2 के अंदर जो आपका चार्ज जो न्यूट्रल कंडक्टर था उसको आप इस साइड से क्या कर दो बेटा, इसको अर्थिंग करवा दो। आपने क्या करवा दिया, इसको अर्थिंग करवा दिया। इस साइड क्या चार्ज था, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस साइड आपका जो पॉजिटिव चार्ज था, जैसे आपने इसको अर्थिंग करवाया, अर्थिंग करवाने से सारा पॉजिटिव चार्ज बेटा जमीन में चला गया, और जैसे जमीन में चला गया तो तीसरी स्टेप में क्या करें बेटा, तुरंत प्रभाव से अर्थिंग को हटा दें। जैसे आप तुरंत प्रभाव से अर्थिंग को हटवाएंगे मेरे बच्चे, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये तो आपका पॉजिटिवली रॉड बॉडी थी, और जैसे आपने अर्थिंग को हटवाया तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर ही रहेगा। नेगेटिव चार्ज इधर ही रहेगा। सर इधर क्यों रहेगा, अरे बेटा नेगेटिव चार्ज को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है
जो छड़ है यही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ सटे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो स्टेप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो स्टेप नंबर 4 में क्या कर दो, तो इस जो चार्ज रोड थी इसको रिमूव कर दो। तो बेटा क्या कर दो, रिमूव कर दो, रोड को रिमूव कर दो बेटा, चार्ज रोड को रिमूव कर दो। जैसे रिमूव करोगे तो बेटा आपका जो न्यूट्रल कंडक्टर था वो अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये कंडक्टर है तो जो भी चार्ज है वो सब कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके सरफेस पर। 1 2 3 4। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि बेटा बाय इंडक्शन। एक छोटी सी बात मुझे आपको इसके अंदर बतानी है ना, मेरा मन है बेटा मैं यहीं कहीं बता देता हूं, इधर बता देता हूं, इस साइड बता देता हूं, ठीक है बेटा, ढंग से सुनिएगा। एक बार देख लो बेटा, इधर का जो पार्ट है मुझे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ठीक है, देखिए इधर दिखा देता हूं। थोड़ा मजे करो, है ना, अच्छे से पढ़ाई किया करो यार, टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो क्या मतलब है। खैर फालतू बातें मैं करना नहीं चाहता, ये मोटिवेशन। अरे बेटा आगे आपको तो केवल पढ़ना है बस, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात बेटा, सिंगेज अब सिंगेज बुक है बेटा, उसमें एक सवाल दे रखा है, उस सवाल को पढ़ करके मैं ये सवाल यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ। सुनिएगा, ये आपका कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बेटा इस बॉडी में सारे इलेक्ट्रॉन उठ के इस साइड आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन उठ के इस साइड आ गए। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन उठ के इस साइड आ गए, तो इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप देखेंगे बेटा समझिएगा सॉरी, ये प्लस क्यू, ये माइनस जो चार्ज आया ये इंड्यूस हुआ है, तो इसलिए मैं इसको नाम दूंगा इंड्यूस्ड चार्ज नाम दूंगा बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज भी इंड्यूस नहीं है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज भी आपका इंड्यूस्ड है। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस के कारण ये प्लस क्यू जो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। सपोज ये F1 फोर्स से खींचा, ये प्लस क्यू है, ये इस प्लस के कारण ये प्लस क्यू जो है इस प्लस को इधर की तरफ रिपेल करेगा। सपोज ये F2 फोर्स से कर रहा है, तो बेटा ये सेपरेशन कम है और ये सेपरेशन ज़्यादा है, तो आपका F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2 हो जाएगा, ठीक है। और F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2 हो जाएगा, तो मेरे बच्चे नेट फोर्स जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, F1 की तरफ, नेट फोर्स टुवर्ड्स दी F1। मतलब नेट फोर्स जो आएगा मेरे बच्चे वो किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। नहीं समझा मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस कॉन्सेप्ट से कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है बच्चों। रिपेल तो मैंने बोला नहीं, मैं अट्रैक्ट करेगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है मेरे बच्चे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेटा, कूलम्ब जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक अपना लॉ दे दिया जिसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। उन्होंने इस लॉ के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में हमको बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला क्या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा।
तो वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा उसके बारे में हमको इन कूलम सर ने बताया था अपने लॉ के थ्रू। तो बेटा मैं आपको पहले ही बोल दूं, वैलिड ओनली फॉर, बेटा मैं वैलिड तो नहीं बोलूंगा कि जो ये है ना पॉइंट चार्जेस के लिए, बेटा किसके लिए है मेरे बच्चे, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। सर ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है बेटा, पॉइंट चार्जेस है कि दो चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा हो तो हम बोलेंगे वो दो चार्जेस क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है। एग्जांपल समझ सकते हो, अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा है, तो अर्थ और मून को हम पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है बेटा मैंने, ध्यान रखिए, है ना। तो सुनिएगा, मान लीजिए ये आपका कोई चार्ज है Q1 और यहां पे कोई चार्ज है Q2, बेटा दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 क्या करेगा, इस Q2 को रिपेल करेगा, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा। जिस फोर्स से रिपेल किया बेटा वो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये Q2 भी इस Q1 को क्या करेगा मेरे बच्चों, उसी फोर्स से रिपेल करेगा। अरे सर उसी फोर्स का क्यों बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स तो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो कूलम सर ने बताया था कि जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पॉइंट चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के। सो Q1 इंटू Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, है ना बेटा, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेरे बच्चे जैसे आपने प्रोपोर्शन हटाया कांस्टेंट लग जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो K है बेटा वो K है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंटली 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। मैं अगर आपको कुछ भी नहीं बोल रखा है तो आप ये बोल सकते हो कि जो दोनों चार्जेस है वो किस में पड़े हैं, एयर में पड़े हैं या फिर बड़ा वैक्यूम के अंदर पड़े हैं, या फिर मेरे बच्चे बोल सकते हैं फ्री स्पेस, एक नया वर्ड, फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रखा होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात, बेटा यहाँ से आप इसका डायमेंशन भी बता सकते हो, ठीक है, मैं बता नहीं रहा लेकिन आप डायमेंशन भी आप यहाँ से उसका बता सकते हो। तो इस फोर्स को मेरे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मेरे बच्चे आपने K को लिखा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका 1 अपॉन 4 पाई इंटू K, और K को बेटा मेरे बच्चे क्या लिखा है आप लोगों ने 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो मेरे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा इससे आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात और यहाँ पे बेटा, इसको मैं जो बोलूंगा इसको बोलूंगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलूंगा, जिसको मैं बोल सकता हूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम। बेटा यहाँ पे नीचे 0 लग रहा है, इसका मतलब है जरूर ये किसके लिए बात की जा रही है, एयर के अंदर पड़े हुए चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात की जा रही है, राइट। बेटा इसकी यूनिट, बड़ा यूनिट तो मैंने वो बताई दी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला I2 T2 अपॉन M1 L1 T-2 L2। तो इसको सॉल्व करेंगे M-1 L-3 T4 I2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप कि आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी क्लियरली।
ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल करते हैं बेटा इसके ऊपर, अभी पूरा नहीं हुआ ये, पूरा अपन बाद में करेंगे, पहले एक सवाल कर लेते हैं बच्चों। एक सवाल ये है कि ये एक 1 माइक्रो कूलम चार्ज है और इधर भी 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो बेटा सीधी बात, नो बकवास, फॉर्मूला सबको पता है, के मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 10 की पावर -6, Q2 10 की पावर -6 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सर ये -2 कहाँ से आया? 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 आ जाएगा। सॉल्व करने पर मेरे बच्चे ये आ जाएगा 90 न्यूटन। ठीक है, इस तरह का एक फर्जी सवाल। सर आपने इसकी वजह 9 × 10 पावर 9 लिखे बेटा, इसलिए कुछ नहीं बोल रखा है होता है तो हम क्या मान के चलेंगे, कहाँ पे पड़े हुए हैं, एयर में पड़े हुए हैं, वैक्यूम में पड़े हुए हैं, या फिर फ्री स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं। आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है, अगर ये दोनों चार्जेस जो है Q1 Q2 किसी दूसरे मीडियम के अंदर पड़े हुए हैं, Q1 and Q2 placed in another medium, किसी दूसरे मीडियम के अंदर पड़े हुए हैं, तो क्या कहानी होगी, उस कहानी के बारे में देखते हैं बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका Q1 और मेरे बच्चे ये है आपका Q2। अब ये किसी ना किसी मीडियम के अंदर है, इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, एयर के अंदर Q1 Q2 को मार रहा था और Q2 भी Q1 को मार रहा था। तो बेटा ये इन दोनों को बीच में बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो Q1 Q2 को जितने फोर्स से मार रहा होगा उतने फोर्स से पड़ रही होगी, Q2 भी उतनी फोर्स, Q2 भी Q1 पे उतने फोर्स से उसको मार रहा होगा। किसी मीडियम में जैसे आपने रखा तो Q1 Q2 पर जिस फोर्स से एयर में मार रहा था उतने फोर्स से नहीं मार पाएगा, क्योंकि यहां पे उनको बचाने के लिए क्या आ चुका है, मीडियम। मैडम मैं ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसको आप चाहो तो साइंटिफिक वे में मतलब मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इनका पोलराइजेशन होगा फला फला, लेकिन समझाने के तौर पे मैं आपको ये बताऊँ, कोई मीडियम आ गया तो बेटा बचाने के लिए बीच में कोई मीडियम आ गया तो Q1 एयर में अंदर Q2 पर जितने फोर्स से मार रहा था उतने फोर्स से नहीं मारेगा, थोड़ा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बचाने के लिए बीच में आ चुका है ना। तो Q1 Q2 को कम फोर्स से मार रहा होगा, सपोज वो F' फोर्स से, तो उसी तरह से Q2 भी Q1 को क्या कर रहा होगा बेटा, F' फोर्स से ही मार रहा होगा। बेटा ये Q1 के कारण Q2 पर एयर पे लगने वाला फोर्स F था, लेकिन मीडियम के आ जाने की वजह से Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, है ना बेटा। और वो फोर्स कितना कम हुआ अभी देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। फोर्स कम हो गया, इसका मतलब F' में लिख सकता हूं K' Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे बच्चे K' को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई। बड़ा एप्सिलॉन नॉट तो हम यूज करते थे किसके लिए मेरे बच्चों, एयर फ्री वैक्यूम, एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। इस बार यूज कर रहा हूं एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये F' कम क्यों हुआ होगा, क्योंकि एप्सिलॉन बड़ा होगा। बेटा एप्सिलॉन बड़ा हुआ होगा तभी तो आपका फोर्स कम हुआ, क्योंकि 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R कांस्टेंट, किसी में कोई दिक्कत नहीं, सब कांस्टेंट है। तो चेंज कौन हुआ होगा, एप्सिलॉन चेंज हुआ होगा। एप्सिलॉन यहां पे हो जाएगा बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहां पर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा आपका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मेरे बच्चों मुझे आई थिंक आपको यार सारी बातें समझ में आ रही होगी बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूं। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम जो बात कर रहे थे
वो ये बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन जो होगा वो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुनिएगा। यहां पर एप्सिलॉन जरूर जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे? एप्सिलॉन नॉट से। बेटा ये फोर्स कम क्यों हुआ है? क्योंकि एप्सिलॉन जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होगा वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर से बड़ा होगा, इसलिए एफ डैश जो है मीडियम के अंदर वो कम होगा। इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 1। और बेटा इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं नाम दे रहा हूं एप्सिलॉन आर। इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, या फिर मेरे बच्चे रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे मेरे बच्चे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। ठीक है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी तो बेटा इन दोनों का रेशियो तो 1 हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी तो ये वाला फोर्स तो बेटा वही हो जाएगा जो एयर के अंदर लग रहा था, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए एप्सिलॉन हो जो है ना वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होना चाहिए। अगर आप फोर्स किस में निकाल रहे हो? किसी दूसरे मीडियम में निकाल रहे हो, किसके कंपेयर पे? एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के कंपेयर में। तो एप्सिलॉन आर भी क्या होना चाहिए? आपसे 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे बच्चों मैं यहां पर अगर मैं लिखूं इन दोनों का रेशियो है तो बेटा एप्सिलॉन आर क्या है? यूनिट लेस है। यूनिट लेस है तो बेटा ये डायमेंशन लेस भी होगा। ठीक है, यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस भी होगा। और क्या बड़ा एंड यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, इस एफ डैश को अगर आप ढंग से लिखें तो ये 1/4 पाई बड़ा 4 पाई एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये देखा देखा सा लग रहा होगा आप लोगों को, ये लग रहा है ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसके अंदर? एयर के अंदर। सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। बड़ा याद रखें इस चीज को, है ना। बट अगर मैं वाटर के लिए बात करूं, अगर आप मीडियम कौन सा है? वाटर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू लगभग 81 होती है। अगर बेटा मैं मेटल के लिए बात करूं तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि एप्सिलॉन आर जितना ज़्यादा होगा आपका मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। सबसे ज़्यादा बेटा मैंने बोला मेटल के लिए है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 0 होती, इनफाइनाइट होती है। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जो मेटल पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मीडियम के जो मेटल वाला मीडियम है उस पर पॉइंट जो चार्जेस हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 है। अगर बेटा एयर हो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1 कब होगी? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। जैसे 1 हुआ तो बेटा ये तो वही फोर्स हो जाएगा जो किसके अंदर लग रहा है? एयर के अंदर लग रहा है। आई थिंक मेरे बच्चों आपको यहां तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा सवाल और है बेटा, वो छोटे से सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट सवाल करते हैं फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो सुनिए बेटा लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, सुनिएगा अच्छे से। सुनिएगा बच्चों। मेरे बच्चों एक चार्ज है ए एक स्फीयर है उस पर चार्ज है Q, बी एक स्फीयर है उस पर भी चार्ज है Q। दोनों कैसे हैं मेरे बच्चे? दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, राइट। और एक C चार्ज आता है जिसको आप टच करवा देते हो बेटा A के साथ। ये C, इस पर चार्ज कितना था? Q, इसके साथ आपने क्या करवा दिया बेटा? टच करवा दिया। और टच करवा के इन दोनों को रिमूव करवा दिया मेरे बच्चों।
और ये सी भी कौन सा था आपका, आइडेंटिकल था। सी भी बेटा क्या है आपका, आइडेंटिकल है और न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल स्फीयर है। तो टच करवाने के बाद आप देखेंगे बच्चों बड़ा कंडक्शन आ गया। अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज बराबर बराबर बट जाएगा। इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर चार्ज रहेगा Q/2 और सी पर भी चार्ज कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, Q/2। मैं डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूं बच्चों, है ना, सुनिएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, ये अब कौन सा बचा है, बी। तो ये आपने बी लिया, उस पर चार्ज था Q और उसको आपने टच करवा दिया मेरे बच्चे किसके साथ, सी के साथ। सी के साथ जैसे आपने टच करवाया तो बेटा फिर उसके बाद टच करवाने के बाद इसको क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। रिमूव करवा दिया तो अलग अलग सेपरेट करवा दिया। तो बेटा आइडेंटिकल है तो चार्ज जो है वो बराबर बराबर बट जाएगा। सी पर चार्ज कितना था, Q/2 था। तो बेटा बराबर बराबर कैसे बटेगा, आइडेंटिकल है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो वो जो चार्ज आएगा वो दो ए पर, बी पर भी आएगा और सी पर भी आएगा। तो मेरे बच्चे बी पर चार्ज रहेगा 3Q/4 और सी पर भी चार्ज रहेगा 3Q/4। आपसे सवाल पूछा है ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स बताओ। बेटा अब देखेंगे ए पर चार्ज जो है वो है Q/2 और मेरे बच्चे बी पर चार्ज है वो है 3Q/4 और दोनों के बीच का सेपरेशन, बेटा मैंने आप बताना भूल गया, दोनों के बीच का सेपरेशन R था। यहाँ पे आप कितना सेपरेशन R, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो आएगा वो आएगा K। Q1 कितना है, Q/2, Q2 कितना है 3Q/4 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे इसको जैसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3KQ² अपॉन 8R²। तो ये बेटा ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये वाला सवाल भी इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा इस पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसमें हम अच्छे अच्छे सवाल और ज़्यादा करने वाले हैं। SHM के कॉन्सेप्ट्स के सवाल करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के सवाल करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।